वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है मेल स्टेरिलिटी यानी कि पुंगबंध्यता। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसमें कितने इसके टाइप्स क्या क्या हैं और उनका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, वो हम अभी देखेंगे। तो मेल स्टेरिलिटी को कहा जाता है कि जहाँ पर नॉन फंक्शनल पॉलन हो, मतलब ऐसा फ्लावर जहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन फंक्शनल है, जबकि उसका जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट बिल्कुल सही काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, सिर्फ पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो ये नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन कई तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन कहाँ आके गिरता है, वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है। तो स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब एक नीचे जाता है और यहाँ पे एग सेल होता है, उसको जाके यहाँ से एंटर करता है और एग सेल को फर्टिलाइज़ करता है। तो कभी कभी ये होगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ गिरेगा और आगे जर्मिनेट ही नहीं करेगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। कई बार क्या होगा कि ये जर्मिनेट करेगा, अंदर तो जाएगा, लेकिन ये जो पॉलन ट्यूब बनता है इसका ग्रोथ इतना स्लो होगा कि ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उतनी देर में कोई दूसरा पॉलन फर्टिलाइज़ कर देगा। कभी कभी ये जाके अंदर पहुँचेगा तो यहाँ मान लीजिए फर्टिलाइज़ किया भी तो एम्ब्रो जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो फंक्शनल नहीं होता है। तो मेल स्टेरिलिटी किस लिए होता है? तो ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से हुए, क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, कुछ उसमें ऐसा केमिकल आ जाए, कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है, या साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक फैक्टर यानी कि जो जीन मौजूद है क्रोमोसोम में और साइटोप्लाज्म में भी जो डीएनए मौजूद है, जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, तो उन दोनों डीएनए की इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो मेल स्टेरिलिटी में क्या है कि वायबल पॉलन ग्रेन्स आर नॉट फॉर्म, जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो वायबल नहीं होते हैं। नॉन डेहिसेंस ऑफ एंथर्स, मतलब जो परागकण जो बने हैं पराग कोश में वहाँ से बाहर निकले नहीं, इवन दो वायबल पॉलन ग्रेन होता है, ये भी हो सकता है। एंडोशियम में अबॉर्ट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, एंड एंडोशियम में भी मैल फॉर्म, मतलब जो परागकण कोश है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, पर कुल मिला जुला के जो निचोड़ या निष्कर्ष ये है कि पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करने में कामयाब नहीं होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन इज नॉन फंक्शनल। तो इसका क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कई प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको कि CMS बोलते हैं, और जिस लाइन में या जिस पॉपुलेशन में ऐसा शो कर रहा है उसको CMS लाइन यूज़ किया जाता है उसके लिए। जो अगला टाइप है वो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये एक्चुअली जो मेल स्टेरिलिटी यानी कि स्टेरिलिटी के लिए जो फैक्टर है, मतलब जिसकी वजह से वो मेल स्टेराइल हो रहा है, यानी कि उसका पॉलन ग्रेन नॉन फंक्शनल हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है वो कारण कहाँ मौजूद है। अगर वो कारण जो है वो फैक्टर साइटोप्लाज्म में मौजूद है तो उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अगर वो फैक्टर जो है कंट्रोल करने वाला, मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करने वाला साइटोप्लाज्म में भी है और न्यूक्लियस में भी है, तो उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS। अगर सिर्फ जीन से कंट्रोल हो रहा है तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जीन मतलब न्यूक्लियस के जीन की बात कर रहा है, न्यूक्लियर जीन की बात कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियर जीन से कंट्रोल हो रहा है तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दो तरह का हो सकता है, एक एनवायरनमेंट सेंसिटिव और एनवायरनमेंट इनसेंसिटिव, मतलब एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता है और एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, जैसे TGMS या PGMS, मतलब फोटो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एक एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट उस पर होता है, ऐसा हो सकता है, एक जिसमें एनवायरनमेंट का असर नहीं होता है। तो इनसेंसिटिव और सेंसिटिव ये दो हो सकता है। एक होता है ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जहाँ पे मेल स्टेरिलिटी जो है उसको इंड्यूस किया जाता है, वो उस पौधे में या उस प्रकार के पॉपुलेशन में वो नहीं है, उसको कहीं बाहर से जीन डाल करके उसमें इंड्यूस किया गया है। तो ये जो तीन है, पहले तीन, ये नेचर में पाए जाते हैं, तो ये नेचुरल है।
और ट्रांसजेनिक वर्ड जहाँ आया मतलब दूसरे सोर्स से जीन डाल रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल है यानी कि मैन मेड है। तो ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जहाँ पे ट्रांस जैसा एग्जांपल दिया है ट्रांसजेनिक टोबैको एंड ब्रासिका, तो ब्रासिका में और टोबैको में ऐसा एक जीन बार्नेस जीन डाल करके ऐसा किया गया है। इसको सिस्टम एक नाम है इसका बार्नेस बार्स्टर सिस्टम। तो बार्नेस एक्चुअली एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिसकी वजह से पॉलन में स्टेरिलिटी आता है और ये बार्स्टर सिस्टम जो है उस स्टेरिलिटी को रिस्टोर करता है। मतलब ये भी जीन अगर आ जाएगा तो इसको इस जीन की वजह से जो स्टेरिलिटी है उसकी इफ़ेक्ट को ये कैंसिल करेगा, यानी कि इसका असर को इसका जो एंजाइम जो स्टेरिलिटी क्रिएट करता है उसको ये रोकता है। तो बार्नेस बार्स्टर सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक में एक सिस्टम आता है बार्नेस बार्स्टर सिस्टम, मतलब दो अलग अलग जीन है जो एक जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आ रही है और एक जो है उस स्टेरिलिटी को ख़त्म करता है यानी कि फर्टिलिटी को वापस लाता है। तो ये है ट्रांसजेनिक। और पांचवा है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, जहाँ पे देखा गया है कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनको अगर स्प्रे किया जाए या उन केमिकल का अप्लाई किया जाए तो उसमें स्टेरिलिटी पैदा होती है, उस पौधे में या उस पॉपुलेशन में स्टेरिलिटी पैदा होती है। तो मोटा मोटी ये 5 क्लासिफिकेशन है इसके। साइटोप्लाज्मिक यानी कि जो स्टेरिलिटी वाला फैक्टर है जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आ रही है वो साइटोप्लाज्म में है। दूसरा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, मतलब वो फैक्टर साइटोप्लाज्म में भी है और जीन न्यूक्लियस में भी है। और तीसरा जो है जेनेटिक, मतलब वो न्यूक्लियर जीन से कंट्रोल हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में कहाँ है? साइटोप्लाज्म में जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी जीन होता है, तो वहाँ कहीं पर है, या छोटे जीन होते हैं प्लाज्मिड्स जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो ये दोनों जो है नेचुरली मिलते हैं, ये आर्टिफिशियली किए गए स्टेरिलिटी किए गए इंड्यूस स्टेरिलिटी हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है या CMS या ऐसा पॉपुलेशन जिसमें इस तरह की मिल रही है, इसको CMS लाइन बोलते हैं, CMS पॉपुलेशन, इसको डिस्कवर्ड किया गया रोड्स के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट एक है, इसका इस्तेमाल होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो जब स्टेरिलिटी है तो उससे होगा क्या कि मान लीजिए एक मेरे पास पॉपुलेशन है जिसमें जो भी पौधे हैं, ये पौधे जो है इसमें मेल स्टेरिलिटी है, मतलब इसमें जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो फंक्शनल नहीं है। तो अगर इसको मैं क्रॉस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे इसमें काफ़ी आसानी होगी क्रॉस करने में, क्योंकि इसमें जो मेल पार्ट है वो नॉन फंक्शनल है। नॉर्मली क्रॉसिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं एक दूसरा पॉपुलेशन लिया हूँ जहाँ से जिसके फ्लावर से पॉलन को, जहाँ से मैं पॉलन ला करके और यहाँ पर क्रॉस बनाने वाला हूँ, क्रॉस बनाने के लिए तो पहले मुझे इसके पॉलन को हटाना पड़ेगा, या जहाँ पर पॉलन फॉर्म हो रहा है उस सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि खुद ही पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन ना हो जाए। तो तभी यहाँ से पॉलन ला के करूँगा तो क्रॉस बनेगा, क्योंकि अपने आप ही अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर यहाँ से पॉलन लाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो जब फ्लावर बड्स छोटे होते हैं उसी स्टेज में उसके मेल पार्ट को हटाया जाता है, जिसको कि इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर उसको बैग से ढका जाता है ताकि कोई हवा से, कहीं से कीड़े की वजह से या हवा की वजह से पॉलन आके फर्टिलाइज ना हो जाए या और कुछ ना हो जाए। तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये सब प्रोसेस मैनुअली करना पड़ता है। तो उसमें मान लीजिए 1-2 पौधे में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 5000 पौधे हैं उसमें कर रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे जगह पे जहाँ पे क्रॉसिंग का सक्सेस रेट बहुत कम है, जैसा कि आप अरहर में अगर देखेंगे तो अरहर में सक्सेस रेट 0.2 या 0.3% ऐसा है। यानी कि अगर मैं 100 क्रॉस बनाऊंगा तो उसमें एक भी सक्सेस नहीं होगा। अगर मैं 1000 क्रॉस बनाऊंगा तो उसमें हो सकता है 2% सक्सेस रेट मिले, 2 क्रॉस ऐसा मिले जो सक्सेसफुल है। तो ऐसा अगर है तो वहाँ पे इतना नंबर ऑफ़ क्रॉस बनाने के लिए सबका इमैस्कुलेशन करना, बैगिंग करना, ये बहुत ह्यूज एक टास्क है, मोनूमेंटल टास्क है, और ऐसा टास्क करना बहुत आसान नहीं है। आपको बहुत सारे लेबर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है कि जो मेल पार्ट स्टेराइल है तो बहुत अच्छा है, मुझे इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ से पॉलन लेकर के फर्टिलाइज कर सकता हूँ। तो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, वहाँ पर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो CMS जो है या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी,
इसको रोड्स ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, उसके बाद बाकी मेल स्टेरिलिटी का भी डिस्कवर हुआ। तो ये बोलते हैं कि ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन है, डीएनए है, उसमें म्यूटेशन की वजह से ये क्रिएट होता है, या कुछ और साइटोप्लाज्मिक फैक्टर पर आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से ये क्रिएट होता है। इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोला गया है, क्योंकि जो फैक्टर है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो वहाँ का जीन में म्यूटेशन होने से वो स्टेराइल हो जाता है। तो इसमें न्यूक्लियर जीन इन्वॉल्व नहीं है, न्यूक्लियर जीन नॉट इन्वॉल्व, तो न्यूक्लियर जीन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो न्यूक्लियर जीन इज़ नॉट इन्वॉल्व। ये यूजफुल इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स वेयर सीड इज़ नॉट द कमर्शियल प्रोडक्ट। तो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में स्टेल की वजह से स्टेरिलिटी है, तो एक प्लांट है मान लीजिए जिसका ये न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म जो है उसकी वजह से स्टेरिलिटी है, तो यहाँ पे जो उसका न्यूक्लियस है इसमें सीड सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल है, तो यहाँ इसमें जो पॉलन बनेगा वो वायबल पॉलन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स जहाँ पे सीड जो है इम्पोर्टेंस का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए ये काम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीड जो है वो नहीं बनेगा। जब पॉलन ग्रेन फर्टाइल नहीं है तो पॉलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो सीड नहीं बनेगा। तो जहाँ पे अदर प्लांट प्रोडक्ट्स यूज़ में आता है वहाँ पर ये यूज़फुल है, क्योंकि सीड सेटिंग इसमें नहीं होता है। तो ये जैसे कॉर्न में, सॉर्गम में, शुगर बीट, कैरोट, फ्लैक्स कई जगह पे पाया जाता है, और ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और भी जगह पे पाए जाते हैं ये मेल स्टेरिलिटी। तो ये एक इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लीजिए एक लाइन है, लाइन ए, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्टेरिलिटी का फैक्टर है। तो ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो है आपका ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो स्टेरिलिटी का फैक्टर है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस भी स्टेराइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इट इज़ ए मेल स्टेराइल लाइन, जिसमें फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इसी तरह का सेम इसी प्रजाति का एक दूसरा पौधा है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल नहीं है, यानी कि उसके जीन में म्यूटेशन नहीं है, तो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो फर्टाइल है, तो इसलिए F लिखा गया है, यानी कि फर्टाइल। तो इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, तो इसमें सीड सेट होगा नहीं, इसमें पॉलन बनेगा नहीं। तो इसको पर ये इसमें अदर जो दूसरे हिस्से जो हैं, इसका हो सकता है फ्रूट, इसके हो सकता है लीफ हो, इसका हो सकता है फ्लावर्स हो, ऐसा कोई चीज़ जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो, या उसका रूट का हिस्सा कोई इम्पॉर्टेंट हो, तो इसको मुझे मेंटेन तो करना है, आगे बढ़ा के रखना है। तो मेंटेन करने के लिए हम इसको हमेशा क्रॉस करते हैं एक ऐसे लाइन से जिसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है। तो इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, मतलब ये फर्टाइल है, इसमें पॉलन ग्रेन बनेगा जो वायबल होगा। इसमें स्टेराइल है तो इसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा। तो इसलिए इस लाइन को हम लाइन बी या मेंटेनर लाइन बोलते हैं। तो ये लाइन को हम बोलते हैं मेंटेनर लाइन, जो इसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों के जीनोटाइप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ भी RR, यहाँ भी RR लिखा है। जीनोटाइप बिल्कुल सेम है, सारे जीन एक जैसे हैं, सारे लक्षण एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी का फैक्टर है तो ये मेल स्टेराइल है, और यहाँ पे फर्टिलिटी का फैक्टर है तो ये मेल फर्टाइल है। तो इसमें पॉलन ग्रेन जो बनेगा, इसमें पॉलन ग्रेन वायबल बनेगा, तो इसमें पॉलन जो है वो वायबल होगा। तो इस पॉलन से अगर मैं इसको फर्टिलाइज कराता हूँ तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से इसकी अगली पीढ़ी जो आएगी, लेकिन अगली पीढ़ी जो आएगी वो फिर से स्टेराइल होगी। क्यों स्टेराइल होगी? क्योंकि यहाँ जो फर्टिलिटी हो रहा है वो साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा है। जबकि जब हम देखते हैं कि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो एक पेरेंट लिए और दूसरा पेरेंट लिए, इन दोनों का जब हम क्रॉस बनाते हैं तो अगर इसको हम फीमेल पेरेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो एग सेल होता है, एग सेल के न्यूक्लियस में यहाँ से स्पर्म का या पॉलन का सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो आके फ्यूज़ करता है। जो अगला पीढ़ी में जो जाइगोट बन रहा है, जिससे एम्ब्रियो बन रहा है, ये जाइगोट में जो सेल के बाकी कंपोनेंट है या जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा फीमेल से आता है। तो चूंकि यहाँ भी फीमेल से साइटोप्लाज्म आ रहा है तो ये फिर से अगली पीढ़ी जो होगी वो फिर से स्टेराइल होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसका स्टेराइल है। यहाँ से इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या है मतलब यहाँ से पॉलन आके यहाँ पे इसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, तो सिर्फ यहाँ से न्यूक्लियस आएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो
यही है, तो साइटोप्लाज्म यही है, तो इसमें फिर से अगली पीढ़ी जो होगी वो फिर से स्टेराइल होगी। तो इसको बार बार हम इसी तरीके से मेंटेनर लाइन से क्रॉस कराते रहते हैं और ये मेंटेन रहता है। तो इसमें जब मेल स्टेराइल है तो यहाँ पर खुद का पॉलन ग्रेन फंक्शन नहीं होगा, तो इसको हम हाइब्रिड प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं या क्रॉसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और लाइन मिलता है जिसको लाइन आर बोलते हैं। आर इज़ फॉर रेस्टोरर, रेस्टोरर से जो है आर शब्द आता है। तो रेस्टोरर लाइन में इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हो सकता है स्टेराइल हो या फर्टाइल हो, लेकिन इसके न्यूक्लियस में एक ऐसा जीन मौजूद होता है जो कि इस स्टेरिलिटी को कैंसिल कर देता है। तो मतलब इस न्यूक्लियस में ये जीन आने से वो फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, वापस लाता है, इसलिए इसको रेस्टोरर जीन बोलते हैं। तो जब रेस्टोरर जीन आ जाएगा न्यूक्लियस में तो ये फर्टाइल हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी का फैक्टर है या नहीं है, फर्टिलिटी है, जो भी है, अगर स्टेरिलिटी का फैक्टर रहेगा भी तो यहाँ न्यूक्लियर जीन आ जाने से, कहने का मतलब यहाँ न्यूक्लियर में अगर रेस्टोरर जीन आ जाएगा तो इस स्टेरिलिटी फैक्टर के असर को ये ख़त्म कर देता है, तो इसको रेस्टोरर जीन बोलते हैं। तो अगर रेस्टोरर जीन वाले से हम इसको क्रॉस कराएंगे तो जो हाइब्रिड बनेगा उसमें रेस्टोरर जीन आ जाएगा, तो इट विल बिकम फर्टाइल। तो कभी भी इसको फर्टाइल बनाना है तो हम रेस्टोरर जीन वाले स्ट्रेन से उसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ से एक रेस्टोरर जीन आ जाएगा तो ये फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन जब तक रेस्टोरर जीन नहीं है तब तक ये स्टेराइल जैसा बिहेव करेगा, इसके साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी का फैक्टर है। तो ये CMS लाइन है। तो इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? हाइब्रिड सीड के यूज़ प्रोडक्शन में। जब हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाना है कमर्शियली तो हम ऐसा मेल स्टेराइल लाइन का यूज़ करते हैं। तो हम पूरा मेल स्टेराइल लाइन का बहुत सारे लाइन रो हम लगा दिए, और किसी में भी सब मेल स्टेराइल है तो किसी में भी पॉलन नहीं बनेगा, तो हम क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड ही बनेगा। तो हाइब्रिड बनाने के लिए बहुत सारा ये टाइम और मनी सेव करता है, क्रॉसिंग का प्रोसेस को जो है ये ईजी करता है। तो ये है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो उसमें 3 लाइन होता है, एक लाइन ए, लाइन बी और लाइन आर। लाइन ए जो है, जो मेल स्टेराइल लाइन है, उसको हम लाइन ए बोलते हैं। जो मेंटेनर लाइन है जिसको कि हम लाइन बी बोलते हैं, तो लाइन ए और लाइन बी में एकमात्र अंतर ये है कि इसमें स्टेरिलिटी का फैक्टर है साइटोप्लाज्म में और इसमें स्टेरिलिटी का फैक्टर नहीं है, तो ये फर्टाइल होता है। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो वायबल होते हैं, बाकी और इसके लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। और एक तीसरा लाइन होता है जिसको कि रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। तो रिस्टोरर लाइन में भी इनके जैसा ही सिमिलर है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसके न्यूक्लियस में एक ऐसा जीन मौजूद होता है जो कि फर्टिलिटी को वापस करता है, रिस्टोर करता है, तो इसलिए इसको रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। तो इससे अगर हम क्रॉस बना दें तो न्यूक्लियस में रेस्टोरर जीन आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर आ गया है, न्यूक्लियस में कैपिटल आर आ गया है, तो कैपिटल आर आ जाने से ये जो है इट विल बिकम मेल फर्टाइल। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल था वो साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टाइल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 तरीके के दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन 1 और दूसरा पॉपुलेशन 2, और पॉपुलेशन 1 जो है वो मेल स्टेराइल है और पॉपुलेशन 2 जो है वो फर्टाइल है, क्योंकि मतलब कि पॉपुलेशन 2 का जो साइटोप्लाज्म है उसमें फर्टिलिटी वाला फैक्टर मौजूद है, उसमें स्टेरिलिटी फैक्टर नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं किसी तरह से स्टेराइल बना दूँ, यानी कि इसमें बाकी सारे लक्षण जो है इसके वही रहें, सिर्फ स्टेरिलिटी का लक्षण आ जाए। तो लक्षण जो है वो कंट्रोल जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो न्यूक्लियस में जो जीन है उस न्यूक्लियस के जीन से कंट्रोल होते हैं। तो अगर मैं कोई और इसका जो है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल है, तो अगर मैं कुछ ऐसा बना सकूं जहाँ पे साइटोप्लाज्म मेरा ये वाला आ जाए, स्टेरिलिटी वाला, और न्यूक्लियस यहाँ से आ जाए, ये न्यूक्लियस यहाँ आ जाए, तो न्यूक्लियस आ जाने से सारे जीन यहाँ से आ जाएंगे, तो इसका कैरेक्टर जो है सारे इसके हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्म स्टेराइल है तो साइटोप्लाज्म स्टेराइल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं इसको करना क्यों चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या हाइब्रिड बनाने के लिए यूज़ करूँ। तो ये मेरा एक मेल स्टेराइल लाइन है जहाँ पे साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी है, और ये एक दूसरा लाइन है मेरा जहाँ पर कि फर्टिलाइज जो कि फर्टाइल है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी स्टेरिलिटी आ जाए, तो मैं वो कैसे करूँगा? तो उसको करने का तरीका ये है कि इस स्टेराइल के साथ में इस फर्टाइल का क्रॉस बनाते हैं।
तो ये स्टेराइल है, स्टेराइल वाले को हम हमेशा एज ए फीमेल लेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है फीमेल से आता है और मुझे इस साइटोप्लाज्म को रखना है। और न्यूक्लियस मुझे कहाँ से लेना है, तो न्यूक्लियस इसका लेना है, तो इसके न्यूक्लियस को मैं लाना है मुझे, तो इसलिए मैं इसको एज ए मेल पेरेंट यूज़ करूँगा और एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ करूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब मियोसिस होता है तो गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, और जब फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो आधे गुणसूत्र एक पेरेंट से, आधे गुणसूत्र दूसरे पेरेंट से आते हैं, यानी कि आधा जीन एक तरफ से आएगा, आधा जीन दूसरी तरफ से आएगा। तो जब मैं इसको और इसको क्रॉस करूँगा तो साइटोप्लाज्म तो यहाँ से आएगा, क्योंकि ये फीमेल है तो ये साइटोप्लाज्म आया है, लेकिन जो जीन है इसमें आधा जीन जो है यहाँ से आया है और आधा जीन जो है यहाँ से आया है। तो इस न्यूक्लियस में 50% जीन इसका आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें साइटोप्लाज्म तो यहाँ है, तो साइटोप्लाज्म तो यही वाला चाहिए मुझे, तो मैं फिर से दोबारा इसको एज ए फीमेल पेरेंट लूँगा, जहाँ पे आधा जीन इसका है और आधा जीन इसका है, और फिर से इसको मेल पेरेंट यूज़ करूँगा। तो जब मैं ऐसा यूज़ करूँगा तो फिर आधे का आधा फिर से और 25% जो है इसका जीन आ गया है, पर साइटोप्लाज्म इसी का है। तो इस, और ये कैसा क्रॉस है, ये F1 को मैं एक पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा रहा हूँ, तो ये एक बैक क्रॉस है। एक क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स इज़ ए बैक क्रॉस। तो इसको मैं बैक क्रॉस कर रहा हूँ इस पेरेंट के साथ में। तो जब मैं दोबारा बैक क्रॉस किया तो और जीन इसके आ गए यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके मैं जब बैक क्रॉस करता जाऊँगा तो और इस साइटोप्लाज्म को एज ए फीमेल लेता जाऊँगा, तो साइटोप्लाज्म ये रहेगा और न्यूक्लियस में इसके जीन आते जाएंगे। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 6 से 7 बार 6 जनरेशन तक अगर मैं बैक क्रॉस करता जाऊं तो ऑलमोस्ट 99% इसका जीन यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे एक ऐसा टाइप मिल जाएगा जिसमें जीन सब इसके वाले जीन आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म इसका वाला आ जाएगा। तो मेल स्टेराइल लाइन हो जाएगा, पर जीन जो है इसका हो जाएगा, तो कैरेक्टर इसका एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरीके से इस मेल स्टेरिलिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। एक पॉपुलेशन से, एक पौधे से दूसरे पौधे में हम इस तरीके से, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में इस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफ़र करना है तो क्या तरीका है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बैक क्रॉस। रिपीटेड बैक क्रॉस करने से, जिसमें ट्रांसफ़र करना है उसके साथ रिपीटेड बैक क्रॉस करने से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और, बैक क्रॉस जब करते हैं तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि रेसिपिएंट पेरेंट और डोनर पेरेंट। चूँकि ये न्यूक्लियस को का जीन ये डोनर यहाँ से आ रहा है, तो न्यूक्लियस इधर से आ रहा है, तो इसको डोनर पेरेंट बोलते हैं। और ये रिसीव कर रहा है, न्यूक्लियस के जीन को ये रिसीव कर रहा है, तो दिस इज़ द रेसिपिएंट पेरेंट। तो साइटोप्लाज्म हमेशा रेसिपिएंट पेरेंट का रहता है और जीन हमेशा डोनर पेरेंट से आता है। तो ऐसा बार बार करने से उसका जीन ऑलमोस्ट सब इसमें आ जाएगा। पहली बार में आधा आया, नेक्स्ट बार में और आया, मतलब पहले बार में 50% इसका आ गया, अगले बार में और आधे का और 50%, यानी कि 75% उसका जीन हो गया। ऐसा करके अगली बार 87.5 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते 6-7 जनरेशन तक लगातार बैक क्रॉस करने से सारे जीन्स इसके यहाँ आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से मेल स्टेरिलिटी को हम यहाँ से इस टाइप के पौधे में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ देखें कि एक तो मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन कैसे करना है। तो अगर एक मेरे पास मेल स्टेराइल लाइन है, उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको एक मेल फर्टाइल वाला मेंटेनर लाइन, जिसको लाइन बी बोलते हैं, तो लाइन बी को हमेशा यूज़ करते हैं। लाइन ए के साथ में लाइन बी को बार बार क्रॉस करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका पॉलन फर्टाइल है तो इसमें से फर्टिलाइजेशन होगा, सीड वगैरह बनेगा, लेकिन जो अगली पीढ़ी को जब उगाएंगे तो फिर से स्टेराइल होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ से आ रहा है। तो इसको मेंटेन करने के लिए बार बार लाइन बी से क्रॉस कराते रहते हैं। और इसमें जब फर्टिलिटी मुझे वापस रिस्टोर करना है तो मैं एक दूसरे लाइन से क्रॉस कराता हूँ, जिसको रेस्टोरर लाइन बोलता हूँ, जिसमें कि रेस्टोरर जीन न्यूक्लियस में मौजूद है। तो ये रेस्टोरर जीन आ जाने से यहाँ साइटोप्लाज्म में कुछ भी हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो जो बनेगा वो यहाँ पर चाहे स्टेरिलिटी हो चाहे फर्टिलिटी हो, न्यूक्लियस का रेस्टोरर जीन आ जाने से दिस विल बिकम मेल फर्टाइल। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम ये क्रॉस बार बार करते रहते हैं।
और इसमें अगर फर्टिलिटी को वापस लाना है तो रेस्टोरर लाइन से क्रॉस करते हैं, और इसको अगर ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे पेरेंट में या दूसरे पॉपुलेशन के टाइप में तो हम बैक क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ट जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जहाँ पे पाए गए हैं। तो ये राइस है, राइस में ये CMS वर्ड यूज़ किया गया है। CMS मीन्स साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब ये साइटोप्लाज्म जो है वो मेल स्टेराइल टाइप का है। तो इस तरह के कई टाइप हैं, CWB और WA W18, इस तरह के कुछ साइटोप्लाज्म इनके नाम दिए गए हैं। इसी तरह से व्हीट में भी इस तरह का कुछ साइटोप्लाज्म है जिसमें मेल स्टेरिलिटी पाया गया है। और ये जो है रेस्टोरर जीन वाला का बात कर रहा है, मतलब इसमें अगर जीन को रिस्टोर करना है तो यहाँ से मिलता है, इस वैरायटी से मिलता है, इस टाइप से मिलता है, जहाँ पे रेस्टोरर जीन से क्रॉस करने से जीन रिस्टोर हो जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक, इसको आप ज़्यादा ध्यान दें इसके ऊपर, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का एग्जांपल राइस में क्या हो सकता है, तो CMS-BO ये एक साइटोप्लाज्मिक स्टेराइल लाइन है। तो अगर ये पूछता है कि CMS-W18 किस क्रॉप का मेल स्टेरिलिटी का एग्जाम्पल है, तो राइस का एग्जाम्पल है। या राइस में मेल स्टेरिलिटी कौन से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो CMS-WA में पाया जाता है, WBO में पाया जाता है। इसी तरह से मेज में हम देखेंगे तो मेज में 3 नाम दिया गया है, CMS-C, CMS-A, CMS-T। तो ये एक्चुअली जो नाम है इनका कुछ हिस्ट्री है कि कहाँ से लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो CMS-T है, ये T स्टैंड्स फॉर टेक्सास। तो टेक्सास में इसको सबसे पहले, टेक्सास अमेरिका का एक जगह है, US का एक स्टेट है, राज्य है, जहाँ पे सबसे पहले इसको खोजा गया था, तो इसको CMS-T नाम दिया गया है। तो टेक्सास साइटोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं। तो ये जब साइटोप्लाज्म जो है वो मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है या मेल स्टेराइल लाइन्स हैं, जिसको कि हाइब्रिड में यूज़ किया जाता है। इस तरह से टोबैको में कुछ 2-3 एग्जाम्पल है, कॉटन में है, सनफ्लावर में है, ज्वार में है। ज्वार का ये भी कभी कभी आता है, माइलो साइटोप्लाज्म किसका है, या TIF23 बाजरा का, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पहले इन सब की ही डिस्कवरी हुई थी। TIF23 साइटोप्लाज्म, माइलो साइटोप्लाज्म और टेक्सास CMS-T साइटोप्लाज्म, ये सब बाद में डिस्कवर हुए, पहले यही 2-3 डिस्कवर हुए थे। तो ये सब साइटोप्लाज्म ऐसे हैं जहाँ पे मेल स्टेरिलिटी जिनमें पाई जाती है। तो उनको जहाँ से डिस्कवर किया गया है, जिन्होंने डिस्कवर किया, ऐसा कुछ सोर्स से उनका नामकरण किया गया है। अब हम दूसरा टाइप वाला मेल स्टेरिलिटी देखेंगे जो कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। तो जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब मेल स्टेरिलिटी का जो फैक्टर है वो न्यूक्लियस में मौजूद है, न्यूक्लियर जीन इसमें इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियर जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें न्यूक्लियर जीन इन्वॉल्व है। और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ये नॉर्मली कंट्रोल होता है, एक न्यूक्लियर जीन है जो कि रिसेसिव फॉर्म है, MSMS। ये MSMS जीन से, MSMS जो है MS मेल स्टेराइल के लिए स्टैंड करता है, MS मेल स्टेराइल। तो ये मेल स्टेराइल जीन जो है वो न्यूक्लियस में मिलता है, तो न्यूक्लियर जीन इसमें इन्वॉल्व है, इससे ये कंट्रोल होता है। और ये रेसेसिव जीन है, मतलब कि जहाँ पे ये रेसेसिव 2 जीन रेसेसिव रहेगा MSMS, वहीं पर मेल स्टेरिलिटी एक्सप्रेस होगा। अगर ये फॉर्म में रहेगा MSMS तो ये मेल फर्टाइल होगा। ये MSMS ठीक उसके जैसा है, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये जैसे स्मॉल t इसको समझ सकते हैं। तो जहाँ पे दोनों जीन रेसेसिव फॉर्म में होंगे वहीं पे मेल स्टेरिलिटी जो है एक्सप्रेस होगा। अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में है यानी कि कैपिटल MS स्मॉल ms, तो यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये रेसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है। सिर्फ सैफ फ्लावर में, एक कुसुम जिसको बोलते हैं, सिर्फ उसमें ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है। तो कैपिटल MS मेल स्टेराइल जो जीन है, ये डोमिनेंट जीन, सिर्फ इसमें वो डोमिनेंट जीन की तरह बिहेव करता है, बाकी सब में जहाँ वो मिलता है वहाँ रेसेसिव की तरह बिहेव करता है। रेड ग्राम और कैस्टर यानी अरहर और कैस्टर रेडी में इसको यूज़ करते हैं, हाइब्रिड के लिए, प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें इसको कई जगह रिपोर्टेड है, बार्ली में, कॉटन में, सोयाबीन में, टोमेटो, पोटैटो, लीमा बीन, मतलब बीन्स में, बार्ली में, कॉटन में ये रिपोर्टेड है इस तरह का जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी।
ये इसको भी अगर हम देखेंगे तो जैसे जिसमें ये स्टेरिलिटी है तो उसमें दोनों जीन जो है वो रेसेसिव जीन होंगे, तो स्मॉल एम है, मतलब ये स्टेराइल है। इसको भी अगर मेंटेन करना है तो मुझे एक फर्टाइल लाइन लिया है जहाँ पर कि न्यूक्लियस में फर्टिलिटी का जीन है। इसमें हम ये वाला कंडीशन जो है एमएस अगर कैपिटल रहेगा तो भी वो मेल फर्टाइल होगा, लेकिन अगर ये वाला कंडीशन रहेगा वो भी मेल फर्टाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब हम क्रॉस बनाएंगे तो हम इसको नहीं ले सकते, ये वाले को हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जो गैमेट बनेंगे वो दो तरह के जो बनेंगे, एक तो फर्टाइल वाला होगा, एक स्टेराइल वाला होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे रिस्क हो जाएगा अगर इससे फर्टिलाइजेशन होता है तो हमको मेंटेन करने के लिए ये वाला लेना पड़ता है मेल फर्टाइल, जहाँ पे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो होमोजाइगस वाला मेल फर्टाइल से उसको क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ से कैपिटल एम आएगा और यहाँ से स्मॉल एम आएगा, तो ये जो बनेगा दिस विल बी मेल फर्टाइल। लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि जो हम मेंडल के क्रॉस में देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी उस तरह का कंडीशन है, तो ये सेग्रीगेट करेगा। इसको जब सेल्फिंग करेंगे तो ये सेग्रीगेट करेगा इसमें 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो में। तो एक ये वाला आएगा, एक कैपिटल एम स्मॉल एम आएगा और स्मॉल एम आएगा। तो ये वाला जो है ये फिर से मेल स्टेराइल होगा। तो इस तरीके से इसको एक बार क्रॉस करने से नेक्स्ट जनरेशन में फिर से ये वाला हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक मेल फर्टाइल लाइन से इसको क्रॉस करके इसको हम मेंटेन करते रहते हैं आगे अगर बढ़ाना है। और इसका इफ़ेक्टिवनेस कितना है, ये मेल स्टेरिलिटी जो शो कर रहा है या इसका फर्टिलिटी जो शो कर रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो हम निकालते हैं कि परसेंटेज ऑफ वायबल पॉलन कितना है या परसेंटेज ऑफ सीड सेट कितना हो रहा है। अगर इससे जब हम इसका फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, अगर 100% सीड सेट हो रहा है, मतलब इसमें जो सारे पॉलन बन रहे हैं सारे वायबल बन रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा है, मतलब हालांकि मेल स्टेरिलिटी का जीन है लेकिन पूरा पॉलेंस को वायबल वो नहीं कर पा रहा है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो इससे हम या तो पॉलन को देख करके, पॉलन को माइक्रोस्कोप में देख करके या उसका टेस्ट करके, या फिर सीड सेट को टेस्ट करके हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी का सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं हाइब्रिड सीड बना रहा हूँ या हाइब्रिड प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो वहाँ पर तो मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी चाहिए, सब सारे जो पॉलन हैं वो सबको फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। अगर 50% 60% में हो रहा है तो सीड सेट उतने में ही होगा, बाकी में नहीं होगा, तो उस केस में तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये उसका इफ़ेक्टिवनेस जानना ज़रूरी है, वो चाहे इसमें हो या साइटोप्लाज्मिक में हो, किसी में भी हो। जो रेस्टोरर लाइन है या जो मेंटेनर लाइन है वो कितना उसका जो फर्टिलिटी है वो कितना इफ़ेक्टिव है वो हमेशा जानना ज़रूरी है। तीसरे प्रकार का जो मेल स्टेरिलिटी होता है वो होता है, जो थर्ड टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी है वो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यानी कि जो स्टेरिलिटी का फैक्टर है वो साइटोप्लाज्म में भी है और न्यूक्लियस में भी है, मतलब दोनों उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि न्यूक्लियस से भी कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो तो स्टेराइल होता है, साइटोप्लाज्म तो स्टेराइल है, लेकिन एक न्यूक्लियर जीन आर न्यूक्लियस में मौजूद है जो कि रेस्टोर करता है, जिसको कि रेस्टोरर जीन हम बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक रिसर्च के दौरान या खोज करने के दौरान एक मेल स्टेराइल लाइन मिला जो कि स्टेराइल है, जिसमें साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी है। तो जब ये स्टेराइल साइटोप्लाज्म मिलता है तो साथ में इसका भी खोज करते हैं कि कोई इसका रेस्टोरर जीन भी अवेलेबल नेचर में है कि नहीं। तो जब तक रेस्टोरर जीन नहीं मिला है तब तक ये जो है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर इसका कोई रेस्टोरर जीन मिल जाता है तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जहाँ पे जीन में रेस्टोरर जीन भी अवेलेबल है। तो कोई भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन जो है वो कल को अगर रेस्टोरर जीन मिलता है तो वो इस कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको जब हम देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस में एक रेस्टोरर जीन इसका मौजूद है, जिसको कि हम आर जीन बोलते हैं, आर इज़ फॉर रेस्टोरर, वो मौजूद रहता है। तो ये आर जीन होता है वो जनरली डोमिनेंट होता है। तो जो रेस्टोरर जीन होता है वो साधारणतः डोमिनेंट होता है और ये वाइल्ड स्पीशीज़ में साधारणतः मिलता है।
और ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कॉटन मेज में, ज्वार, बाजरा, सनफ्लावर, कॉटन, राइस, व्हीट, ये सब में ये अवेलेबल है। इस तरह का साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है ये इसमें रिपोर्टेड है और इनका इस्तेमाल किया जाता है इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें भी वो 3 तरह के लाइन होते हैं। एक लाइन होता है जिसमें MS लाइन, जिसको कि मेल स्टेरिलिटी लाइन बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस में उसमें मेल स्टेरिलिटी का जीन नहीं है, साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी का जीन है, तो वो उसको A लाइन हम बोलते हैं। तो A लाइन को हमेशा फीमेल पेरेंट के तौर पे यूज़ हम करते हैं जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो A लाइन जो है वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको हमेशा फीमेल पेरेंट लिया जाता है। तो अगर मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें A लाइन का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो एज ए फीमेल पेरेंट होगा जब भी सीड लेना है। तो जो दूसरे तरह का लाइन है वो है मेंटेनर लाइन या B लाइन बोलते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये B लाइन एक आइसोजेनिक लाइन होता है। आइसोजेनिक लाइन मतलब आइसोजेनिक लाइन का मतलब ये है कि सारे जीन जो हैं उसमें सिमिलर हैं, सारे जीन एक जैसे हैं, सिर्फ एक जीन का अंतर रहता है जो कि आइडेंटिकल फॉर ऑल ट्रेट्स एक्सेप्ट फॉर फर्टिलिटी स्टेटस। सिर्फ फर्टिलिटी के लिए एक जीन इसमें एक्स्ट्रा, इसका जो जीन है वो फर्टिलिटी का जीन रहता है, उसमें स्टेरिलिटी का रहता है, जिसके वजह से ये फर्टाइल होता है। बाकी सारे एक समान होते हैं। और तीसरा जो इसमें यूज़ होता है वो R लाइन, जो कि रिस्टोर करता है फर्टिलिटी को। तो इट इज़ अदरवाइज नोन एज रिस्टोरर लाइन विच रिस्टोर्स फर्टिलिटी। तो रिस्टोर्स फर्टिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं मान लीजिए एक लाइन लिया हूँ जो कि स्टेराइल लाइन है और दूसरा जो है इसको मैं हाइब्रिड प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं रिस्टोरर से नहीं करूँगा, यहाँ पे फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी जो भी है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ यही वाला यहाँ आएगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस कराऊँगा, तो जब मैं क्रॉस कराऊँगा तो यहाँ से तो साइटोप्लाज्म मेरा आएगा, और न्यूक्लियस में अगर रिस्टोरर जीन नहीं आया तो जब मैं हाइब्रिड बनाऊँगा तो क्या करूँगा, इसको क्रॉस करके ये जो मिला, इस क्रॉस करके जो यहाँ पर सीड सेट हुआ, उस सीड को ही आगे मैं फार्मर को दूंगा या किसी को दूंगा उगाने के लिए। तो अगर ये फर्टाइल नहीं हुआ तो अगले जनरेशन में उसमें सीड सेट ही नहीं होगा, अगर ये जीन नहीं आएगा तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, रिस्टोरर लाइन बहुत ज़रूरी है हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। बाकी इसके साथ क्रॉस करते करते मैं इसको मेंटेन करता हूँ, तो इसलिए B लाइन जो है वो हमेशा मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, और R लाइन जो है वो फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए, यानी कि जब फाइनल प्रोडक्ट देना है किसी को तो वहाँ R से क्रॉस करके दिया जाता है, ताकि जो अगली पीढ़ी है उसमें मेल स्टेरिलिटी ना हो, वो मेल फर्टाइल हो। तो जो हम मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यूज़ करते हैं वो साइटोप्लाज्मिक हो या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो, तो उसमें लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यानी कि उसमें कमियां क्या हैं, उसकी जो कमियां हैं वो कमियां क्या हैं। उसमें कमियां ये है कि कभी कभी ये होता है कि साइटोप्लाज्म में कुछ और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी उसका रहता है। जो फर्टिलिटी रिस्टोर होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, कि हम सोच रहे हैं कि 100% रिस्टोर हो जाएगा, जब रिस्टोरर से क्रॉस करेंगे पता चला सब पूरा रिस्टोर नहीं हुआ, पॉलिनेशन सेटिस्फैक्ट्री ठीक से नहीं हो पाया, स्पॉन्टेनियस रिवर्शन हो गया। रिवर्शन का मतलब ये है कि हमने उसको स्टोर किया, मतलब रिस्टोर किया रिस्टोरर लाइन से क्रॉस करके, लेकिन वो फिर से रिवर्ट होकर फिर से स्टेराइल बन गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ मॉडिफाइंग जीन्स होते हैं जो उसके इफेक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय मेल गैमेट्स ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से साइटोप्लाज्म भी आ गया तो उसकी वजह से फर्टिलिटी आ गया। मेंटेनर लाइन से क्रॉस करके मेंटेन कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हर बार स्टेरिलिटी बना रहेगा, लेकिन वहाँ से कुछ साइटोप्लाज्म भी आ गया जिसकी वजह से फर्टिलिटी आ गया। एनवायरनमेंट का इफेक्ट कुछ ऐसा हो गया जिससे ये सिस्टम ब्रेक हो गया, क्योंकि स्टेरिलिटी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं तो जो फीमेल पेरेंट है वहाँ पे स्टेरिलिटी रहना ज़रूरी है, तो हमारा क्रॉसिंग वगैरह आसान होगा। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए किसी तरीके से तो हमारा प्रोग्राम पे असर पड़ेगा, तो ऐसा इन्वायरमेंट के असर से हो सकता है। और नॉन एबिलिटी ऑफ ए सूटेबल रिस्टोरर लाइन, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक मेरे पास स्टेराइल लाइन है, तो स्टेराइल लाइन मेरा तब तक कोई बहुत काम का नहीं है जब तक इसके लिए रिस्टोरर वाला लाइन मुझे ना मिले। यहाँ पर फर्टिलिटी तो जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं इसका सही जो है ना इफ़ेक्टिव हाइब्रिड इसका नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ रिस्टोरर जीन आएगा तभी जो है ये फर्टाइल होगा। तो रिस्टोरर जीन जब तक नहीं आएगा तब तक ये स्टेराइल का स्टेराइल बना रहेगा। तो इफ़ेक्टिव रिस्टोरर लाइन कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, या जो होता है वो पूरा 100% ठीक से काम नहीं करता है।
तो ये इसके साथ कुछ कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है। तो इसी के लिए ट्रांसजेनिक सिस्टम और आपका केमिकली इंड्यूस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। जैसे केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी हम देखेंगे तो ये केमिकली इंड्यूस स्टेरिलिटी जो है केमिकल है जो कि इंड्यूस करता है आर्टिफिशियली। ये नॉन जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये सिर्फ केमिकल के असर की वजह से है। तो उसको कैन बी इफेक्टिवली यूज एज ए फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो एक पॉपुलेशन जिसको अगर मैं फीमेल की तरह यूज़ करना चाहता हूँ हाइब्रिड में, दूसरे से क्रॉस बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे केमिकल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है। तो नॉन जेनेटिक है, जब नेचुरल नहीं है तो नॉन जेनेटिक है, यानी कि जीन से कुछ लेना देना नहीं है। केमिकल स्प्रे करके उसको कुछ देर के लिए मैं मेल स्टेराइल बना रहा हूँ। ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोसाइड। ये जो साइड वर्ड है, साइड का मतलब है किल करना। जेनोसाइड एक वर्ड आता है, सब पॉपुलेशन को मार देना। तो गैमेटोसाइड मतलब गैमेट को किल करना। तो मेल गैमेट को किल करना, या मेल स्टेरिलेंट्स, मेल को स्टेराइल कर देना, या सिलेक्टिव मेल स्टेरिलेंट्स, पॉलन सप्रेसेंट, पॉलन को सप्रेस कर देना, पॉलेनोसाइड, पॉलन को किल कर देना, एंड्रोसाइड यानी कि एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट को किल कर देना। तो ये सब नाम इसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब मेनली मेल पार्ट को ये किल कर देता है या ख़त्म कर देता है। पहला रिपोर्ट जो है मूर एंड नेयर ने दिया था 1950 में। दे इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी इन मेज यूजिंग मैलिक हाइड्राजाइड। MH मैलिक हाइड्राजाइड एक केमिकल है जिसको यूज़ करके उन्होंने मेल स्टेरिलिटी मक्के में इंड्यूस किया था। तो जो केमिकल यूज़ करेंगे हम, जो केमिकल यूज़ होगा मेल स्टेरिलिटी के लिए, एक आइडियल केमिकल में क्या होना चाहिए, तो ये शुड बी हाईली मेल और फीमेल सिलेक्टिव। अगर मैं मेल पार्ट को किल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो कि फीमेल को भी इफेक्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा फीमेल पार्ट गड़बड़ हो जाएगा तो सीड सेट नहीं होगा। शुड बी इजीली एप्लीकेबल, आसानी से एप्लीकेबल होना चाहिए, अप्लाई करने में आसान होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक होना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सुबह को 5 से 6 बजे के बीच अप्लाई करेंगे तभी इफेक्टिव होगा, या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर होगा तभी 25 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी इफेक्टिव होगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वैसा टाइम, वैसा टेम्परेचर, वैसा सब कुछ मिलना, तो एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। म्यूटाजेनिक नहीं होना चाहिए, मतलब अगर जब मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो सिर्फ उसका जो काम है वही करे, उसका काम है मेल पार्ट को किल करना तो उतना ही करे, उसमें कोई चेंज ना ला दे। मस्ट नॉट बी कैरिड ओवर इन F1 सीड्स। स्टेरिलिटी जब हुआ तो सिर्फ उसी जनरेशन तक सीमित रहे, अगले जनरेशन में कैरी नहीं होना चाहिए, अगला जनरेशन भी स्टेराइल हो जाए। मस्ट कॉन्सिस्टेंटली प्रोड्यूस मोर देन 95%। 5% का मैं चलो हिसाब लेके चल सकता हूँ कि मैं जब स्प्रे कर रहा हूँ तो पूरे पॉपुलेशन में 4-5% जो है इतना हो सकता है, बट 95% में वो काम करना चाहिए। ये एक्चुअली जो फिगर लिया जाता है ये एक स्टैटिस्टिकल फिगर है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिक्स में देखोगे कि जो है ना 5% फील्ड कंडीशन में 5% एरर लेके चला जाता है, कि 5% हम मानते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 5% एरर हम लेके चल रहे हैं कि हो सकता है। तो 95% काम करना चाहिए। और सीड सेट, मतलब सीड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ये रिडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी सीड सेट पूरा ठीक से होना चाहिए। और शुड नॉट इफेक्ट क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग करने का प्रोसेस है उसमें कुछ नहीं होना चाहिए कि मान लो केमिकल अप्लाई किए हैं, उसके बाद जब क्रॉस बना रहे हैं तो ठीक से क्रॉस नहीं हो रहा है, यानी कि जो पॉलन डाल रहे हैं वो ठीक से जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने के लिए है कि हैज़ार्डस, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए ये हानिकारक नहीं होना चाहिए कि मैं स्प्रे किया तो उसमें ऐसा कुछ केमिकल भी मौजूद है जो उसके अंदर चला गया और सीड में रह गया और फिर उसको जब कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं तो उसका असर हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिकल्स के नाम हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप में, जो कि केमिकल्स को यूज़ करके मेल स्टेरिलिटी क्रिएट करने के लिए, जैसा कि जिंक मिथाइल आर्सेनेट, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट, ये राइस में यूज़ किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है 5 डेज़ बिफोर हेडिंग, मतलब लगभग 5 दिन पहले जब वो निकल जा रहा है, फुल जब पूरा उसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक निकलता है
उस 5 दिन पहले उसको दिया जाता है, जब बिफोर हेडिंग जब निकल जाता है उससे 5 दिन पहले, जब मतलब जस्ट निकलना शुरू हो रहा है उस समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इथेफॉन और इथेरॉल है, ये जो है बार्ली, ओट, बाजरा ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिकल स्टेज बोलता है डिपेंड्स ऑन क्रॉप, मतलब बार्ली में अलग टाइम में, बाजरा में अलग टाइम में, राइस में अलग टाइम में करेंगे। मेंडॉक एक है जो भी कॉटन, शुगर बीट में यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिक एसिड GA, इसको मेज बार्ली, ये 1 से 3 दिन बिफोर मियोसिस, मतलब ये कहाँ असर करेगा, सेल डिवीज़न में ये असर करता है, मियोसिस में को इफ़ेक्ट करता है। तो जब फ्लावरिंग हो गया है, फ्लावर निकलना शुरू हो गया, उस टाइम में इसको यूज़ किया करेंगे। और मैलिक हाइड्रोजाइड जो सबसे पहले एग्जांपल में दिया गया है, तो इसको मेज, वीट, मेज में खास करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन ये सब में। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जिनका कि इस्तेमाल केमिकली इन मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करने में किया जाता है। तो हम जो मेल स्टेरिलिटी देखे वो 5 प्रकार के मेल स्टेरिलिटी हम देखे। एक है CMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, एक हम देखे CMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा GMS यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा CGMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा ट्रांसजेनिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा जो है जो कि केमिकली इंड्यूस्ड, मतलब केमिकल से इंड्यूस करके मेल स्टेरिलिटी। तो ये 5 प्रकार के मेल स्टेरिलिटी चलन में है, जिसमें से पहला जो 3 है ये 3 नेचुरल हैं, ये नेचर में मिलते हैं। तो नेचर में जब हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों का खास करके इस्तेमाल होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में, क्योंकि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि साइटोप्लाज्म में उसमें न्यूक्लियस में ही जीन है, तो उसको अगर यूज़ करेंगे तो जो अगली प्रोजेनी आएगी उसमें स्टेरिलिटी का जीन साइटोप्लाज्म में रह जाएगा। हालांकि वो रिसेसिव जीन है लेकिन साइटोप्लाज्म में रह जाएगा और अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो सकता है। तो नॉर्मली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इन दोनों का इस्तेमाल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। इसमें भी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये है आपके मेल स्टेरिलिटी के प्रकार। और इसको मेंटेन कैसे करना है, तो जैसा हमने देखा मेंटेन, इसमें 3 लाइन होते हैं। एक है A लाइन जो कि हमेशा एज ए फीमेल लाइन यूज़ होता है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं सीड, जहाँ से सीड लेते हैं, सीड जिसमें सेट होता है उसके लिए। दूसरा है B लाइन जिसको कि हम मेंटेनर लाइन, एज ए मेंटेनर लाइन यूज़ करते हैं। तो मेंटेनर लाइन जो है ये दोनों में बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ इसमें एक फर्टिलिटी रिस्टोरर का फैक्टर रहता है, फर्टिलिटी का फैक्टर रहता है, जिससे कि इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो वायबल होते हैं और इसमें वायबल नहीं होते हैं। तो A लाइन और B लाइन में बस इतना ही अंतर है कि A लाइन में जो है पॉलन वायबल नहीं है और B लाइन में पॉलन वायबल है, और दोनों में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। तो इसको हमेशा मेल की तरह यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो है R लाइन, जिसको कि हम बोलते हैं रेस्टोरर लाइन। तो रेस्टोरर लाइन यानी कि उसमें एक न्यूक्लियस में एक ऐसा जीन है जो कि फर्टिलिटी को रीस्टोर करता है, वापस लाता है। तो इसको भी एज ए मेल लाइन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें नॉर्मली ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन और फिर 2 लाइन। तो 8 लाइन ऐसा A लाइन लगाया जाता है और 2 लाइन ऐसा फिर R लाइन लगाया जाता है। फिर 8 लाइन 1 2 3 4 ऐसा 8 लाइन। तो ऐसा 8:2 या 6:2 इस तरह का रेशियो लगाया जाता है फील्ड में, और जिससे कि यहाँ से पॉलन इन सबको फर्टिलाइज़ कर सके, क्योंकि ये स्टेराइल है तो यहाँ पे पॉलन बनेगा नहीं। तो यहाँ से R लाइन से पॉलन इसको रिस्टोर करता है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इस तरह का, जैसे राइस में मैंने बताया, इस तरह का यूज़ किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो A लाइन को हमेशा एज ए फीमेल लाइन लेंगे और बाकी दोनों को हम मेल लाइन लेते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए। और इसको जब एक्चुअल करना है, हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है, तो उसमें R लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ आपका मेल स्टेराइल लाइंस या मेल स्टेरिलिटी।